चलिए आज हम लोग बात करेंगे हमारे विनायक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जूलॉजी के खास टॉपिक के बारे में। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नोडल टिश्यू और कंडक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट, नोडल टिश्यू और कंडक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट एज वेल एज ईसीजी। इन दो टॉपिक के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। समझ गए ना? बात समझ आ रहा है ना? तो देखो, सबसे पहले हम इसका बेसिक जानने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट का बेसिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखना, नोडल टिश्यू ऑफ बेसिक, नोडल टिश्यू के जब बेसिक के बारे में हम बात करते हैं तो एक दो बातें यहां पे दिमाग में सेट करके रखना है। ये जो फाइबर है ये मसल फाइबर और नर्व फाइबर के फ्यूजन से बनता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें नर्व फाइबर का भी कैरेक्टर होता है और मसल फाइबर का भी कैरेक्टर होता है। मसल फाइबर का कैरेक्टर क्या होता है कि इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जिसके चलते ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। और नर्व फाइबर का फंक्शन क्या होता है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। यहां से हम लोग बात को स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से बात को आपको समझना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना। देखो, ये मैंने एक NMMF नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर या नोडल टिश्यू या कंडक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो तरह का चैनल है, सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल है। इनिशियली दोनों बंद रहते हैं एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन और रेस्टिंग फेज। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले क्या होगा? ओपनिंग ऑफ सोडियम पंप विल बी देयर एंड ओपनिंग ऑफ सोडियम पंप इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज से जब ये बाहर निकलेगा तो सबसे पहले क्या होगा? सोडियम पंप का ओपनिंग हो जाएगा। और सोडियम पंप का ओपनिंग होना क्या कहलाता है? डीपोलराइजेशन। और याद रखना, नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर या नोडल टिश्यू या कंडक्शनल टिश्यू में जब भी डिपोलराइजेशन होगा तो हार्ट के कंसर्निंग चैम्बर में सिस्टोल होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। हार्ट के कंसर्निंग चैम्बर में क्या होगा? सिस्टोल होगा। और जब इसका रिपोलराइजेशन होगा, इस बात को फिर से याद रखना, मतलब जब पोटेशियम पंप का ओपनिंग होगा, पोटेशियम पंप का ओपनिंग क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। तो जब इसका रिपोलराइजेशन होगा तो हार्ट के कंसर्निंग चैम्बर में डायस्टोल होगा। इस बात को याद रखना। पहले भी हमने इस बारे में चर्चा किया है कि अगर नर्व फाइबर या नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर या नोडल टिश्यू में डिपोलराइजेशन होगा तो हार्ट के कंसर्निंग चैम्बर में सिस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये बात भी यहां पे दिमाग में सेट करके रखना है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस बात को दिमाग में सेट करेंगे। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखेंगे। तो याद रखना, हार्ट का जो कंडक्शनल टिश्यू है इसमें नर्व फाइबर का भी कैरेक्टर है और मसल फाइबर का भी कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर इसके अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों की तरह से काम करता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है। ठीक है, अब हम हार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। हाउ मैनी सेट ऑफ कंडक्शनल टिश्यू और नोडल टिश्यू इज फाउंड। तो याद रखना, कुल मिलाकर 4 सेट, कुल मिलाकर 4 सेट ऑफ नोडल टिश्यू और कंडक्शनल टिश्यू और नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर इज फाउंड इन हार्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एसी नोड। ये पहला सेट है जो क्या कहलाता है? एसी नोड। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड सेट, दिस इज एबी नोड। और ये तीसरा सेट हो जाएगा जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज bundle of His. And fourth one, which is found in ball of ventricle or columnar cornea, is called as you have to keep in your brain Purkinje fiber. तो इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। कुल मिलाकर कितने सेट पाए जाते हैं? इसके 4 सेट पाए जाते हैं। अब इनको एक बार फिर से देखेंगे। पहला सेट, ये जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जहां मेरा पेन चल रहा, पहला सेट जो राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड में पाया जाता है, लोकेशन पर ध्यान देंगे। कंडक्शनल टिश्यू और नोडल टिश्यू या नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर का पहला सेट जो राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड पर पाया जाता है, यह कहलाता है साइनो ऑरिकुलर नोड और एसे नोड और पेसमेकर और ब्रेन ऑफ हार्ट और हार्ट ऑफ हार्ट। Because of it have to take part in generation of heartbeat
हार्ट बीट इंपल्स, अच्छी तरह से याद रखना, हार्ट बीट इंपल्स का जनरेशन कौन करता है? ऐसे नोड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेसमेकर। ये पूरे हार्ट की एक्टिविटी को कमांड करता है, कंट्रोल करता है, मास्टर है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ब्रेन ऑफ हार्ट, और इसलिए हमने उसको नाम दिया है हार्ट ऑफ हार्ट। और इसका लोकेशन याद रखना है राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड में। फिर याद रखना राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर साइड में दूसरा सेट है जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एज वेल एज पेस सेटर, बिकॉज ऑफ इट इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ एट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकल। ये एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एंड इट हैव कैपेसिटी फॉर इंक्रीज और डिक्रीज द हार्ट बीट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पेस सेटर। हमने उसे पेस सेटर भी नाम दिया है। क्यों नाम दिया है? क्योंकि हार्ट बीट को कम भी कर सकता है और हार्ट बीट को बढ़ा भी सकता है। कुड यू फॉलो माय पॉइंट? तीसरा सेट जिसका ओरिजिन कहां से होता है? एबी नोड से होता है, ध्यान से देखेंगे। और बाद में ये कहां जाता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर जाता है एंड इंस्टेंटली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, अंदर जाएगा और तुरंत इसका 2 ब्रांच बन जाएगा। ये कहलाता है बंडल ऑफ हिस। और एनसीईआरटी ने इसको एक नाम और दिया, वो भी याद रखेंगे। एनसीईआरटी ने इसको नाम दिया ए बी बंडल। ये बात याद, ए बी बंडल, ये नाम इसको एनसीईआरटी ने दिया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। एनसीईआरटी ने इसको नाम दिया है, कौन सा नाम दिया है? ए बी बंडल मीन्स ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल। इस बात को याद रखना, ये नाम एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ठीक है। और बंडल ऑफ हिस से आगे बढ़ेंगे तो परकिंजी फाइबर आएगा। परकिंजी फाइबर का लोकेशन जरा ध्यान देंगे, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लोअर एंड से यहां से स्टार्ट होता है और पूरे वेंट्रिकल की बॉल में, वेंट्रिकल का बॉल क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कॉलमनी कॉर्नी, और ये पूरे वेंट्रिकल की बॉल में फैला होता है विच इज कॉल्ड एज कॉलमनी कॉर्नी। वेंट्रिकल का बॉल क्या कहलाता है? कॉलमनी कॉर्नी कहलाता है। तो नीचे के साइड में जाकर ये पूरे वेंट्रिकल की बॉल में स्प्रेड हो जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है। तो एक बार फिर से देखेंगे, कुल मिलाकर नोडल टिश्यू का कितना सेट हुआ। देखो, पहला सेट जो राइट ऑरिकल के राइट अपर साइड में पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एसी नोड। दूसरा सेट जो राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर साइड पर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एबी नोड। अब एक बात याद रखना, इन दोनों के नाम में नोड जुड़ा हुआ है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड एरिया, दिस आर दी कंसंट्रेटेड एरिया ऑफ नोडल टिश्यू, तो उनके नाम में हमने जोड़ा हुआ है नोड, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना जो थर्ड सेट है वो कहां पाया जाता है? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाया जाता है और ये क्या कहलाता है? ये बंडल ऑफ हिस कहलाता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है। और चौथा सेट क्या कहलाता है? परकिंजे फाइबर कहलाता है। अब याद रखना, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर के लिए हम नोड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड अरेंजमेंट नहीं होता है, तो ऐसे नोड और एबी नोड के लिए हमने नोड टर्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर के लिए हमने नोड टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अच्छी तरह से याद रखना, नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट में कुल मिलाकर कितना सेट है? कुल मिलाकर 4 सेट है, एसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर। उसके बाद हम बात करेंगे एसे नोड और एबी नोड। देखो, ये हुआ एसे नोड, ये पहला सेट है जो एसे नोड है और ये दूसरा सेट है जो कि एबी नोड है। इनके बीच में नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर के कुछ कनेक्टिव पाए जाते हैं जो ऐसे नोड को एबी नोड से कनेक्ट करने का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कनेक्टिव या इंटरनोडल पाथवे। एक नाम इनका और भी है जिसको याद रखना, कनेक्टिव के अलावा इनका जो दूसरा नाम है, याद रखना, दूसरा नाम क्या है? इंटरनोडल पाथवे। इस बात को याद रखना, ये इनका दूसरा नाम है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करेंगे। तो याद रखना, ये ऐसे नोड और एबी नोड के बीच का कनेक्शन जो केवल राइट ऑरिकल में पाया जाता है, राइट ऑरिकल के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, उसके बारे में हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम अगले डायग्राम में जाएंगे। यहां पर देखो कंप्लीट डायग्राम, फिर से एक बार कंप्लीट डायग्राम हमने देखा हुआ है। इसमें देखो ये ऐसे नोड के बाद ये ऐसे नोड के बाद क्या हुआ? एबी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, इसका राइट एंड लेफ्ट ब्रांच हमको दिखाई दे रहा है एंड फोर्थ वन परकिंजे फाइबर, इसका भी राइट एंड लेफ्ट ब्रांच हमको दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखना है, डिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पी।
हमने बात किया था, अभी हमने बात किया था कि डिपोलराइजेशन मतलब सोडियम पंप का खुलना। अगर ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखेंगे, डिपोलराइजेशन मतलब ओपनिंग ऑफ सोडियम पंप, और उस समय क्या होता है, सिस्टोल होता है, और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम पंप का खुलना क्या कहलाता है, रिपोलराइजेशन, और उस समय डायस्टोल होता है, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि देखो ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है, पी कहलाता है। ए बी नोड का डिपोलराइजेशन, देखो अभी हम डिपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम डिपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, और डिपोलराइजेशन मतलब क्या हुआ, सोडियम पंप का खुलना, और ओपनिंग ऑफ सोडियम पंप का उसका वो क्या होना है, रिजल्ट क्या होना है, ओपनिंग ऑफ सोडियम पंप का रिजल्ट होना है सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन इन कंसर्निंग चैम्बर। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ठीक है। इसी तरह से ए बी नोड का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है, क्यू। बंडल ऑफ इसका डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है, आर। परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन क्या कहलाता है, एस। और परकिंजे फाइबर का रिपोलराइजेशन टी कहलाता है। इसमें अब एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि रिपोलराइजेशन मतलब ओपनिंग ऑफ पोटेशियम पंप मींस डायस्टोल। इसका डिस्कशन केवल हमने परकिंजे फाइबर के कंसर्न में किया है, बाकी सभी में हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है, ओनली अबाउट डिपोलराइजेशन। सो यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन दिस PQRS, ये जो चारों वेव है, कौन कौन सा, PQRNS, ऑल दिस आर ओनली फॉर डिपोलराइजेशन। ये किसको बिलोंग करता है, याद रखना, ये डिपोलराइजेशन को बिलोंग करता है। इस बात को दिमाग में सेट करना, अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में बिठा के रखना है। ओनली टी फॉर रिपोलराइजेशन, टी के अलावा जितना भी यहां पर वेव है वो सब किसके लिए, डिपोलराइजेशन के लिए है। एंड ओनली टी फॉर रिपोलराइजेशन, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर ये पूरे नोडल टिश्यू का फंक्शनल एस्पेक्ट हमने यहां पर देखा हुआ है। इसका फंक्शनल एस्पेक्ट यहां पर हमने नोडल टिश्यू का देखा हुआ है। कुड यू फॉलो माई पॉइंट। तो अब अच्छी तरह से याद रखना, देखो ऐसे नोड, ये हम कहां से चालू कर रहे हैं, ऐसे नोड से चालू कर रहे हैं। ऐसे नोड क्या करेगा, हार्ट बीट के इंपल्स को जनरेट करेगा, और उनको जनरेट करने के बाद 3 साइड पर उनको जो है वो करेगा, सेंड करेगा। कहां कहां सेंड करेगा, ऐसे नोड से। देखो ये सबसे पहले ए बी नोड, उसके बाद ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। अच्छे से याद रखना, ऐसे नोड स्पेस मेकर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हार्ट बीट रेट, और हार्ट बीट रेट जो ये जनरेट करेगा उसका इंपल्स कहां भेजेगा, 3 साइड पर भेजेगा, ए बी नोड को भेजेगा, उसके बाद उसके अलावा ये राइट एट्रिया को भेजेगा, और राइट एट्रिया के अलावा कहां भेजेगा, लेफ्ट एट्रिया को भेजेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर देखो ए बी नोड कहां भेजेगा, ए बी नोड भेजेगा बंडल ऑफ हिस को, और बंडल ऑफ हिस के दोनों ब्रांच में ये जाएगा। देखो यहां ये राइट बंडल ऑफ हिस में भी जाएगा, और यहां से लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में भी जाएगा। राइट बंडल ऑफ हिस इंपल्स को कहां भेजेगा, राइट परकिंजे फाइबर में सेंड करेगा, और उसके अलावा लेफ्ट परकिंजे फाइबर में भी सेंड करेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और परकिंजे फाइबर उसे कहां भेजेगा, राइट परकिंजे फाइबर राइट वेंट्रिकल की वॉल में भेजेगा, और लेफ्ट परकिंजे फाइबर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में भेजेगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा कर रखना है, दिमाग में परमानेंटली पोजीशन देना है इस बात को। अब ध्यान से देखना, देखो एक बार फिर से बात करते हैं। देखो ऐसे नोड ने कहा, ऐसे नोड ने हार्ट बीट के इंपल्स को जनरेट किया, जनरेट करने के बाद कहां कहां सेंड किया, 3 साइड पर सेंड किया, ए बी नोड, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। ए बी नोड से ये कहां जाएगा, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, और राइट बंडल ऑफ हिस से ये कहां जाएगा, यहां से ये जाएगा राइट परकिंजे फाइबर, और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस से कहां जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट परकिंजे फाइबर, और राइट परकिंजे फाइबर से ये कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट परकिंजे फाइबर से ये कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में सेट करना है, ऐसे नोट से ए बी नोट, और ए बी नोड के अलावा राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। ए बी नोड से कहा जाएगा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से कहा जाएगा परकिंजे फाइबर, और परकिंजे फाइबर से बॉल ऑफ वेंट्रिकल। अब एक बात याद रखना, ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन, ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन पी कहलाता है। इस बात को याद रखना।
ए बी नोड का डिपोलराइजेशन Q कहलाता है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस का डिपोलराइजेशन आर कहलाता है, इस बात को याद रखना। बंडल ऑफ हिस का डिपोलराइजेशन आर कहलाता है। परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन एस कहलाता है, जबकि परकिंजे फाइबर का रिपोलराइजेशन टी कहलाता है, इस बात को याद रखना। तो हमने पहले भी बात किया था, पी क्यू आर एस टी 5 बेब्स आर देयर, आउट ऑफ देम ओनली टी फॉर this repolarization, all of another only for depolarization, you have to give in every। और ये PQRST का इस्तेमाल हम किस काम में करते हैं, अच्छे से याद रखना है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने में, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एक बात यहां पे और याद रखना, जब ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करता है तो इंपल्स का रेट क्या होता है, 70 to 75। इस बात को भी दिमाग में सेट करके रखना। कितना होता है, 70 to 75। थोड़ा देर के लिए मान लो कि ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, तो याद रखना ए बी नोड पेसमेकर हो जाएगा। ए बी नोड क्या हो जाएगा, पेसमेकर हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम लोग नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि ऐसे नोड पेसमेकर का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। हार्ट बीट को जनरेट करना या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना किसका काम हुआ, ऐसे नोड का काम हुआ। अगर ऐसे नोड काम नहीं करता तो ये काम कौन करेगा, ए बी नोड करेगा। बट जब ए बी नोड काम करेगा तो इसका जो पल्स का जो स्पीड है, याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, ये कुछ 40 से लेकर 60 या 65 तक कम हो जाएगा, कम होना शुरू होगा, और 40 से लेकर 60 या 65 तक हो सकता है। कुड यू फॉलो माय पॉइंट? अगर ऐसे नोड और ए बी नोड दोनों काम करना बंद कर दें, उस कंडीशन में बंडल ऑफ हिस क्या हो जाएगा, परकिंजे फाइबर होगा। इस बात को याद रखना। लेकिन जब बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर हो जाएगा तो जो हार्ट बीट का रेट है ये और भी कम हो जाएगा, और कुछ ये 30 to 45 या 50 के बीच में पहुंच जाएगा। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से याद करके रखना है, सेट करके रखना है। ठीक है, अगर ऐसे नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हिस तीनों पेसमेकर का काम करना बंद कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, परकिंजे फाइबर पेसमेकर हो जाएगा। बट अगर परकिंजे फाइबर पेसमेकर होगा तो जो पल्स रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। इट मे बी 15 और 35 और समटाइम इट मे बी 40। बट एक बात याद रखना, अगर ऐसे नोड काम नहीं करता तो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को इंपल्स का जनरेशन नहीं होगा, जिसके चलते सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। सो फाइनली हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, बेसिकली एक लिथियम बैटरी होती है। ठीक है, एक लिथियम बैटरी होती है जो सालों साल ऐसे नोड को सपोर्ट करती है और हार्ट बीट के जनरेशन का काम करती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो इतना हमने बात कर लिया, ये पांचों बेब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ईसीजी के बारे में, क्योंकि ईसीजी में बेसिकली इन 5 बेब का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, इसमें पहला बेब कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड ग्राम में पहले 1-2 बातें आपको समझनी है। इसमें हम जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये यहां पर कंट्राडिक्शन, यहां पर ये अजीब सी स्थिति है। जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, इस बात को याद रखना। और इस मशीन का इस्तेमाल करके जिस ग्राफ पेपर को हम बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये बात दिमाग में सेट करना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफ पेपर है। यहां पर रिवर्स है, इस बात को याद रखना। फिर इसमें PQRST कुल मिलाकर 5 बेब होती है, जैसा कि ये स्क्रीन पर बना हुआ है। जो पहला बेब है, दिस इज P एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ P, डिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड। P क्या दर्शाता है, ऐसे नोड के डिपोलराइजेशन को दिखाता है। सेकंड बेब कौन सा है, Q, ये एवी नोड के डिपोलराइजेशन को दर्शाता है। उसके बाद थर्ड वेव कौन सा हुआ, आर, और आर किसको दर्शाता है, डिपोलराइजेशन ऑफ बंडल ऑफ हिस। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। उसके बाद रहेगा एस, एंड एस फॉर डिपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर। इस बात को भी अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा टी, और टी याद रखना, रिपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर। ठीक है, अब एक डायग्राम इसका मैं आपको और दिखाना चाहूंगा।
देखो यहाँ P का मतलब क्या हुआ? P का मतलब क्या हुआ? डिपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर, और डिपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा सिस्टोल ऑफ ऑरिकल। ये याद रखना, क्योंकि हमने ये बात किया था कि डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टोल होता है, और ऐसे नोड से सीधे सीधे जो कंसर्निंग चैम्बर है वो एट्रिया है। तो याद रखना P बेसिकली किसको दर्शाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड एज वेल एज सिस्टोल ऑफ एट्रिया। फिर क्यू आर एस, ये तीनों मिलाकर देखो क्यू आर एस का मतलब क्या हुआ? डिपोलराइजेशन ऑफ ए बी नोड, डिपोलराइजेशन ऑफ बंडल ऑफ हिस, एंड डिपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर। और जब परकिंजे फाइबर का डिपोलराइजेशन होगा तो जो वेंट्रिकल की वॉल है, कोलमनी कॉर्नी है, उसमें सिस्टोल हो जाएगा, उसका सिस्टोल हो जाएगा। तो याद रखना, हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यू आर एस मिलकर, मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाकर डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करते हैं, और डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल फाइनली कहां जाएगा? ये फाइनली जाएगा सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। फाइनली ये कहां जाएगा? फाइनली ये जाएगा सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। फाइनली ये सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल की बात करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें QRST। QRS में वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाता है, मतलब डिपोलराइजेशन हो जाता है। अगर इसमें हम T को भी ऐड कर दें तो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन भी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? डायस्टोल भी हो जाएगा। तो हम चाहें तो हम कह सकते हैं QRST कॉम्प्लेक्स फॉर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और हम चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, डिपोलराइजेशन हम लोग बात कर चुके हैं, डिपोलराइजेशन किसको दर्शाता है? सिस्टोल को दर्शाता है। तो हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि PQRST फॉर सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहो तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हो। एक बार फिर से बात करते हैं। देखो P मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड, और ऐसे नोड का मैसेज कहां जाता है? दोनों ऑरिकल को जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं P मींस सिस्टोल ऑफ एट्रिया। QRS, Q मतलब ए बी नोड, R मीन्स बंडल ऑफ हिस, एंड S मतलब परकिंजे फाइबर। तीनों का डिपोलराइजेशन होगा, तो डिपोलराइजेशन या सिस्टोल का मैसेज कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और PQRST मतलब रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल। तो QRST कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और वी कैन से सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ईसीजी से हमें पता क्या चलता है? अगर कभी आपने ईसीजी जो है देखा हुआ है तो आपको याद आएगा कि एक ग्राफ पेपर में इस तरह का PQRST की हम कई सारी कॉपी निकालते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? P का कंपैरिजन P के साथ करते हैं। अगर ऐसे नोट ठीक से काम कर रहा है तो आप 20 कॉपी लीजिए, आप 25 कॉपी लीजिए, सभी में जो P होगा वो आइडेंटिकल होगा। एक व्यक्ति का P आइडेंटिकल होगा, हालांकि अलग अलग व्यक्ति के P में अंतर आ सकता है, बट एक व्यक्ति का P आपने 25 बार भी लिया है तो वो आइडेंटिकल होगा। और 25 बार जब वो आइडेंटिकल होगा उसका मतलब ऐसे नोट ठीक से काम कर रहा है। अगर आपने उसको जो है 25 टाइम लिया है और उसमें वेरिएशन आता है, इसका मतलब फंक्शनिंग ऑफ ऐसे नोड इज नॉट प्रॉपर। अगर उसमें वेरिएशन आएगा तो आप ये मानकर चलिए कि ऐसे नोड ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वेरिएशन नहीं आता है तो ऐसे नोड बिल्कुल परफेक्टली और ठीक से काम कर रहा है। ऐसे ही क्यू में अगर वेरिएशन नहीं आता, आपने मान लो कि आपने 10 कॉपी लिया है ईसीजी का, PQRST का आपने 10 कॉपी लिया है, और उन 10 में से 10 कॉपी में क्यू में कोई वेरिएशन नहीं आता, इसका मतलब ए बी नोड परफेक्टली काम कर रहा है। अगर वेरिएशन आता है तो ए बी देन मेल फंक्शनिंग ऑफ ए बी नोड इज देयर, उसका मतलब ए बी नोड ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से PQRST किसी का भी कितना भी कॉपी एक ही पर्सन का आप ले लेंगे, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। अगर वेरिएशन आता है तो उसका मतलब है कि जो उसका कंसर्निंग जो नोडल टिश्यू है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब उसके बाद ये नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट का जो एनसीईआरटी का हिस्सा है वो मैंने लिया हुआ है। ये 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 284 का सेकंड पैराग्राफ है, जिसमें सबसे पहले एसे नोट के बारे में दिखाया गया है, एसे नोट के बाद एबी नोट के बारे में दिखाया गया है, और उसके बाद ये देखिए आप बंडल ऑफ हिस का जिक्र है और परकिंजे फाइबर का जिक्र है, और इन्होंने बंडल ऑफ हिस को एबी बंडल यहां पर लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना, तो डायग्राम में मैंने उसको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद परकिंजे फाइबर का यहां जिक्र है, ठीक है। फिर उसके बाद इस सेम पेज पर ही हार्ट बीट रेट का जिक्र है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हार्ट बीट रेट 70 to 75 होता है। कितना होता है? 70 to 75, ठीक है। और एवरेज एनसीईआरटी ने लिखा है 72 पर मिनट, ठीक है, 72 पर मिनट इनके हिसाब से हार्ट बीट रेट है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेज 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 285 और 286 पर है। इसमें सबसे पहला जो लाइन है उसमें जनरल डिस्कशन है, उसके बाद ग्राफ एंड ग्राम का डिस्कशन है, इसका डिस्कशन है, ठीक है। उसके बाद ये एक एक लाइन एनसीईआरटी में एज सच आप देख सकते हो, मैंने केवल उसको हेडिंग दिया है और कुछ चीजों को हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ईसीजी, इसमें आपको याद रखना है ईसीजी के लिए हम क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड का इस्तेमाल करते हैं। एक एक जो है कहां लगाते हैं, रिस्ट पे लगाते हैं, ईच एट 1 रिस्ट, और एक हम लेफ्ट एंगल मतलब जो बाएं पैर का टखना है एक वहां पर लगाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 3 लीड का इस्तेमाल करते हैं, 1 फॉर ईच रिस्ट एंड 1 फॉर लेफ्ट एंगल। हालांकि आजकल जो हाई लेवल का ईसीजी आ रहा है उसमें कई सारे लीड का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, बट यहां पर हम किसका बात कर रहे हैं, यहां पर हम बेसिक जो है ईसीजी का बात कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 3 लीड का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर उसके बाद यहां पर वेव्स ऑफ ईसीजी के बारे में बात हुआ है, जिसमें PQRST इसको हमने डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया है? PQRST, ठीक है ना। तो याद रखना, कुल मिलाकर अगर मैं बेसिक लीड की बात करूं तो टोटल इसमें कितना लीड हुआ, कुल मिलाकर बेसिक ईसीजी में 3 लीड्स होता है, जिसमें 2 को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, 2 को हम एंकल पर 2 को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, हम रिस्ट पर इस्तेमाल करते हैं। 2 हम कहां इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, 2 हम रिस्ट पर इस्तेमाल करते हैं, ये 2 हम इस्तेमाल करते हैं रिस्ट पर, और एक हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट एंकल ऑफ लेफ्ट एंकल, एक हम यहां इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको यहां बनाकर दिखाऊं, सिंपल सा डायग्राम अगर मैं यहां पर आपको एक बनाकर दिखाऊं, तो इसी से मैं देखो किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, जरा इस बात को समझने का यहां प्रयास करना। ये मान लीजिए लेग हुआ, ये दूसरा लेग हुआ, ठीक है ना, और ये हैंड हुआ, और हैंड में ये फिंगर मैंने बनाया हुआ है। तो ये हिस्सा, तो देखो अब हम कहां कहां इसका इस्तेमाल करेंगे, लीड का इस्तेमाल हम कहां कहां करेंगे, जरा इस बात को यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं लीड का कहां कहां इस्तेमाल करेंगे इस बात को जरा देखिए। देखो, एक लीड का हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे, दूसरे लीड का हम लोग दूसरे हैंड के रिस्ट पर इस्तेमाल करेंगे, और जो तीसरा लीड हम इस्तेमाल करेंगे वो लेफ्ट लंग के एंकल पर हम यहां इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम कुल मिलाकर 3 लीड का इस्तेमाल ईसीजी में करते हैं, जो बेसिक ईसीजी है। अभी जो एडवांस टाइप का ईसीजी आया है उसमें तो हम 10 जो है लीड का इस्तेमाल भी कहीं कहीं करते हैं, लीड की संख्या बढ़ जाएगी। बट बेसिक ईसीजी में याद रखना, ये बेसिक ईसीजी में हम कितना लीड का इस्तेमाल करते हैं, लीड नंबर 1, लीड नंबर 2, और यहां पर हो जाएगा लीड नंबर 3। बेसिक ईसीजी में हमने ये 3 लीड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर यहां पर देखो, ये वेव्स ऑफ ईसीजी के बारे में बताया हुआ है एनसीईआरटी में, PQRST इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर QRS कॉम्प्लेक्स जो हमने बताया कि सिस्टोल
सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, और QRST कॉम्प्लेक्स की बात इसमें नहीं है, बट उसके बारे में हम बात करेंगे। तो QRST पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर टी वेव के बारे में यहाँ जिक्र किया है, और डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो ये जो है उसके बाद ECG के बारे में ये कॉमन डिस्कशन है। तो अच्छा, उसके बाद देखो मैंने यहाँ से, मैं जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने इस्तेमाल किया था, प्रीवियस ईयर नीट और AIPMT के क्वेश्चन भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं नोडल टिश्यू और ये ECG के बारे में, तो कुल मिलाकर अभी तक 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे गए हैं, और वो 5 के 5 क्वेश्चन यहां पर हैं। तो इनको आप एक बार देखेंगे तो परफेक्टली आइडिया आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सेट करना है, इनके आंसर आसानी से आप दे पाओगे। इसलिए मैंने आंसर ऐड नहीं किया है, क्योंकि सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन का नंबर यहां पर बढ़ाऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी आपका परफेक्टली हो पाएगा। और NCERT है तो उसको भी आप यहां देख सकते हो। अब जल्दी से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखा था। देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने बात किया था कि सोडियम पंप का खुलना डिपोलराइजेशन, और पोटेशियम पंप का खुलना क्या कहलाता है, रिपोलराइजेशन। एंड डिपोलराइजेशन टेंड टू सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंसर्निंग चैम्बर, वाइल रिपोलराइजेशन टेंड टू डायस्टोल और रिलैक्सेशन ऑफ कंसर्निंग चैम्बर। फिर कुल मिलाकर कितना सेट हुआ, 4 सेट हुआ, SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ फिश एंड Purkinje फाइबर। फिर हमने ये बात किया था इंटरनोडल पाथवे और कनेक्टिव इन बिटवीन SA नोड एंड AB नोड। फिर हमने बात किया कि डिपोलराइजेशन ऑफ SA नोड इज कॉल्ड एज P, डिपोलराइजेशन ऑफ AB नोड इज कॉल्ड एज Q, डिपोलराइजेशन ऑफ बंडल ऑफ फिश कॉल्ड एज R, एंड डिपोलराइजेशन ऑफ Purkinje फाइबर इज कॉल्ड एज S, एंड रिपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज T, ठीक है। फिर हमने बात किया SA नोड से मैसेज कहां जाता है, 3 साइड पर जाता है, AB नोड, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। AB नोड से कहा जाता है बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश से Purkinje फाइबर से कहा जाता है बॉल ऑफ वेंट्रिकल। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर हमने ECG बनाया, जिसमें PQRST 5 वेव को हमने लिया है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, और अभी तक के लिए इतना काफी है। अच्छे से आपको तैयार करना। ओके, ऑल द बेस्ट।